प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 महत्वपूर्ण उपागम, जिसमें नंबर 1 होगा उदारवादी उपागम, दूसरा होगा नव उदारवादी उपागम और तीसरा होगा मार्क्सवादी उपागम। आज हम उदारवादी उपागम की चर्चा करेंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए मुख्यतया विद्वानों के द्वारा 3 उपागम दिए गए हैं, जिनका कि क्रमशः नाम होगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उदारवादी उपागम नंबर 1, नंबर 2 नव उदारवादी उपागम, नंबर 3 मार्क्सवादी उपागम। नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत भी मुख्यतया विद्वानों ने 3 सिद्धांत दिए हैं इसमें, और जो अन्य महत्वपूर्ण उपागम और हैं, तो टोटल करके हम यहाँ नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत 7 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ संकेत भी कर दिया है, नव उदारवादी उपागम, इसके अंतर्गत 7 सिद्धांत मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा। इन 7 के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। आज तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए मुख्यतः 3 उपागमों की चर्चा कर रहे हैं हम, और क्रम से इन उपागमों को समझेंगे। बेटा ध्यान दें, यहाँ आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि इन तीनों उपागमों को नहीं समझेंगे। उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम और मार्क्सवादी उपागम। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदारवादी उपागम। बेटा यस, आप सभी नोट कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदारवादी उपागम या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उदारवादी उपागम। लेक्चर नंबर 26, ये लेक्चर नंबर 26 होगा। अब हालांकि उदारवादी उपागम के ऊपर भी हम एक लेक्चर अपलोड और करेंगे, जिसको कि हम नाम देंगे लेक्चर नंबर 26 पार्ट नंबर 1, अर्थात उदारवादी उपागम के ऊपर मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 2 लेक्चर अपलोड करूंगा, जिससे कि कहीं पर भी किसी भी रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप गलत उत्तर नहीं दे पाएँ। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी इस बार जो राजस्थान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी, तो उसमें लगभग हमारे यूट्यूब चैनल से जो अध्ययन कर रहे थे 7 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, हृदय से तहे दिल से उनको बधाई है। इसी के साथ में यूजीसी नेट में भी 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है, गौरव का विषय है कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी हमारे चैनल से बहुत गंभीरता से अध्ययन करते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बार कि जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आया और राजस्थान में राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया, तो उसमें भी 7 बच्चों ने बाजी मारी। अति प्रसन्नता का विषय है और ये मेरी एनर्जी है। अब जब मुझे इतनी एनर्जी मिल गई है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अब मैं राजनीति विज्ञान को इतने अच्छे से समझाऊंगा कि जो विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुका है उसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में विफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, उसे सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अंत आत्मा से कह रहा हूँ, वह असफल नहीं हो सकता। कारण क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान को लगभग महाविद्यालय में पढ़ाते हुए 27-28 वर्ष हो गए। वहाँ मैंने देखा है कि विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान नहीं समझा जाता है, कि औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। बेटा मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना अलग से यूट्यूब चैनल बनाया है, और ये इसलिए बनाया है कि मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझा सकूँ, अपनी मन की बात बता सकूँ। इसलिए आपको जिस रूप में मैं समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा। राजनीति विज्ञान में आपको असफलता नहीं मिलेगी, आप सफल होंगे सफल होंगे सफल होंगे। यस स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो, इसके लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदारवादी उपागम, अर्थात उदारवादी उपागम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे समझा जाता है। अब इसकी पृष्ठभूमि बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ मैंने नोट किया है उपागम 3, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए मुख्यतः 3 उपागम प्रचलन में हैं। उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम। जैसा कि लास्ट में मैंने इन तीनों के नाम भी नोट कर दिए हैं। बेटा फिर अगली बात आती है, एक विद्वान है इमैनुअल कांट, पूरा नाम है इमैनुअल कांट, आप चाहें तो इसको कांट भी लिख सकते हैं। कांट का एक लेख है
कांट का एक लेख है या लेखन है सदा शांति। बेटा नोट करें, कांट का एक लेखन है जिसका नाम है सदा शांति, मतलब हमेशा शांति रहे, पीस, सदा शांति। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे परपेचुअल पीस, परपेचुअल पीस मतलब सदा शांति। किसका लेख है ये? कांट का। तो कांट का लेखन सदा शांति जो है लोकतांत्रिक शासन सिद्धांत के लिए एक प्रारंभिक योगदान था। मतलब लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत के लिए, जनता के शासन के सिद्धांत के लिए ये एक प्रारंभिक योगदान था। किसका? कांट का जो ये लेखन है सदा शांति, ये लोकतांत्रिक शासन सिद्धांत के लिए एक प्रारंभिक योगदान था। मैं ये कहूँगा कि वास्तविक रूप में इसका एक प्रकार से हम श्री गणेश मान सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। वास्तव में जो उदारवादी सिद्धांत है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उदारवादी उपागम के सिद्धांत की दृष्टिकोण की, तो ये जो उदारवादी सिद्धांत सी मतलब सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत है, ये उदारवादी सिद्धांत का जो अग्रदूत है वो आदर्शवाद था। मतलब वास्तव में उदारवादी सिद्धांत का जो अग्रदूत है वो आदर्शवाद था। अर्थात वास्तव में आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर, आदर्शवाद की मान्यताओं के आधार पर उदारवादी उपागम तैयार किया गया। मैंने आपको आदर्शवाद और यथार्थवाद ये दोनों ही पहले समझा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेक्चर आदर्शवाद से और यथार्थवाद नाम से, आदर्शवाद और यथार्थवाद नाम से मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ही। ठीक है बेटा, तो आदर्शवाद मैंने पहले अपलोड कर दिया है। हाँ, यहाँ ये ध्यान जरूर रखना है कि जो आदर्शवाद है उस आदर्शवाद का जो प्रमुख समर्थक विद्वान है वो वुड्रो विल्सन है। नोट करेंगे, वुड्रो विल्सन है। कौन है बेटा? वुड्रो विल्सन। और इसके प्रमुख प्रवर्तक वुड्रो विल्सन होने के कारण ही इस आदर्शवाद को विल्सनवाद भी कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कहा जाता है? इसको विल्सनवाद भी कहा जाता है। तो वास्तव में जो ये आदर्शवाद है, ये आदर्शवाद उदारवादी सिद्धांत का अग्रदूत है। मतलब इससे पहले आदर्शवाद की बातें दे दी गई थी और आदर्शवाद की बातों को ही उदारवादी उपागम ने अपनाया है। क्या अपनाया है? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इसे आदर्श रूप दिया, अर्थात वास्तविक रूप में जो ये विल्सनवाद है, विल्सनवाद पर उदारवादी सिद्धांत आधारित है और इन्होंने इसे आदर्श रूप दिया। मतलब उदारवादियों ने इसे आदर्श रूप दिया और यह दृष्टिकोण मानता है कि एक राज्य को अपनी विदेश नीति का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसे अपने आंतरिक राजनीतिक दर्शन में अपनाना चाहिए। इसे मीन्स आदर्शवाद को। मतलब वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो उदारवादी उपागम आदर्शवाद की मूल मान्यताओं को स्वीकार करता है, इसलिए ये कह रहा है, ये दृष्टिकोण मानता है, मतलब उदारवादी उपागम ये मानता है कि एक राज्य को, भले ही वो भारत हो या अमेरिका हो या चीन हो, ठीक है, मैंने यहाँ नोट किया भारत अमेरिका, है ना। जब हम विदेश नीति का अध्ययन करेंगे तो भाई भारत के अमेरिका के साथ क्या संबंध है, अमेरिका के भारत के साथ क्या संबंध है, भारत के चीन के साथ क्या संबंध है, चीन के भारत के साथ क्या संबंध है, भारत के पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, भारत के फ्रांस के साथ क्या संबंध है, इस तरीके से तो अध्ययन करना है। क्योंकि जो ये राष्ट्र राज्य हैं, भारत अमेरिका राष्ट्र राज्य हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिनेता हैं, प्राथमिक अभिनेता कहते हैं। इनका लक्ष्य क्या होगा? राष्ट्रीय हित होगा, है, और साध्य और साधन क्या होगा? शक्ति होगा। भाई भारत भी और अमेरिका भी वास्तविक रूप में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति वृद्धि का ही तो प्रयास करेंगे। जब शक्ति वृद्धि का लगातार प्रयास करते हैं तो शक्ति अपने आप में साध्य बन जाती है, और जब सीमाओं की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है शक्ति साधन बन जाती है। सीधी सी बात है। तो यहाँ ये दृष्टिकोण मानता है, मतलब उदारवादी उपागम दृष्टिकोण मानता है कि एक राज्य को, चाहे भारत अमेरिका कोई भी हो, एक राज्य को अपनी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसे, मतलब आदर्शवाद को, अपने आंतरिक राजनीतिक दर्शन में अपनाना चाहिए। मतलब अपने आंतरिक राजनीतिक दर्शन में आदर्शवाद को अपनाना चाहिए। और आदर्शवाद वास्तविक रूप में किसके ऊपर टिका हुआ है? इस बात के ऊपर टिका हुआ है, किस बात के ऊपर टिका हुआ है कि भी विश्व के अंतर्गत शांति की स्थापना की जाए, विश्व के अंतर्गत अराजकता को समाप्त किया जाए, विश्व के अंतर्गत शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए। मतलब आदर्शवाद ये कहता है
कि भाई युद्धों को समाप्त किया जाना चाहिए, तानाशाही को समाप्त किया जाना चाहिए, शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए। ये चाहिए के ऊपर बल देता है, ought to, चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक आदर्श विश्व व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी आदर्श विश्व व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि युद्धों का नामो निशान ही ना हो, युद्ध हो ही नहीं, ऐसी व्यवस्था की जाए, इसी आदर्शवाद कहते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ भारत और अमेरिका ये मैंने इसलिए नोट किया है कि इसके आधार पर आप ये उदारवादी उपागम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चूंकि जो आदर्शवाद है, इस आदर्शवाद के प्रमुख जो प्रवर्तक कौन है, वुड्रो विल्सन है, जिसे कि विल्सनवाद भी कहा जाता है। और उदारवादी सिद्धांत का जो ये है आदर्शवादी अग्रदूत है, मतलब उदारवादी उपागम आदर्शवादी मान्यताओं पर ही आधारित है। तो विल्सन का आदर्शवाद मतलब वुड्रो विल्सन का आदर्शवाद उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के लिए, जरा नोट कीजिएगा यहाँ, उदारवादी पूरा नोट करेंगे, उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, फिर से बोल रहा हूँ, उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के लिए एक अग्रदूत के रूप में था। बेटा ध्यान दें, विल्सन का क्या, वुड्रो विल्सन का आदर्शवाद उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के लिए एक अग्रदूत के रूप में था। मतलब उदारवादी जो उपागम है, उदारवादी उपागम वास्तविक रूप में आदर्शवाद पर आधारित है। और आदर्शवाद ये कहता है कि एक ऐसी आदर्श विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें युद्ध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, शोषण नहीं हो, तानाशाही नहीं हो, उसमें पूर्ण शांति हो, इसकी बात करता है। ये एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना की बात करता है जिसमें युद्ध नहीं होंगे, जिसमें शांति होगी, हिंसा नहीं होगी, शोषण तो होगा ही नहीं, अत्याचार नहीं होगा, तानाशाही नहीं होगी। एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की बात करता है कौन, आदर्शवाद। और उदारवाद इसी पर आधारित है। बेटा ध्यान दें, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संस्था निर्माताओं के बीच पैदा हुआ था। जरा ध्यान दीजिएगा, विल्सन का आदर्शवाद उदार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के लिए एक अग्रदूत के रूप में था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संस्था निर्माताओं के बीच पैदा हुआ था। कौन, उदारवादी उपागम संस्था निर्माताओं के बीच में पैदा हुआ था, नोट कीजिएगा। ये नेक्स्ट बात, उदारवाद ये मानता है कि, मतलब जो उदारवादी उपागम है वो ये मानता है कि, हालांकि ये किस पर आधारित है, आदर्शवाद पर आधारित है। और आदर्शवाद क्या कहता है कि भी एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें युद्ध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, शोषण नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, तानाशाही नहीं हो, है ये आदर्शवाद के मूलभूत तत्व हैं। और उदारवादी उपागम इन्हीं तत्वों पर आधारित है। इसलिए उदारवाद ये मानता है कि राज्य की क्षमताओं के बजाय राज्य की प्राथमिकताएं राज्य के व्यवहार के लिए मुख्य निर्धारक होती हैं। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं, नोट कीजिएगा बेटा। उदारवाद ये मानता है कि दैट राज्य की क्षमताओं के बजाय, राज्य की क्षमताओं के बजाय, जैसे भारत और अमेरिका है, तो भारत और अमेरिका की क्षमताओं के बजाय, राज्य की क्षमताओं के बजाय राज्य की प्राथमिकताएं राज्य के व्यवहार के लिए मुख्य निर्धारक होती हैं। मतलब जैसे हम भारत अमेरिका, भारत चीन है, भारत रूस, कोई भी कंट्रीज, देश, राष्ट्र राज्य ले सकते हैं। तो उदारवादी उपागम ये मानता है कि राज्य की क्षमताओं के बजाय, मतलब राज्यों की क्षमताओं के बजाय राज्य की प्राथमिकताएं, राज्य की प्राथमिकताएं क्या है, राज्य के व्यवहार के लिए मुख्य निर्धारक होती हैं। मतलब राज्य के व्यवहार के लिए जो मुख्य निर्धारक होती हैं वो राज्य की क्षमताएं नहीं होती हैं, बल्कि राज्य की प्राथमिकताएं होती हैं। और डेफिनेटली प्रत्येक राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को ही तो महत्व देगा, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ही तो विदेश नीति तय करेगा। इसलिए क्षमताओं के बजाय राज्य की प्राथमिकताएं राज्य के व्यवहार के लिए मुख्य निर्धारक होती है। कौन कहता है ये बात, उदारवादी उपागम, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, यथार्थवाद आदर्शवाद के ठीक विपरीत है। यथार्थवादी कहता है कि एक ऐसे आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती जिसमें कि युद्ध समाप्त हो जाएं, हिंसा नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। नहीं, राष्ट्र राज्यों में अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर लगातार संघर्ष होते रहेंगे। तो ये आदर्शवाद के ठीक विपरीत है यथार्थवाद। और यथार्थवाद के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं, समर्थक विद्वान कौन है, हांस मार्गेनथाउ। नोट करना है, कौन है बेटा, हांस मार्गेनथाउ। हालांकि यथार्थवाद पर मैंने पिछले लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप अलग से भी देख सकते हैं। यथार्थवाद राज्य को एकात्मक अभिनेता के रूप में देखता है। मतलब जो यथार्थवाद है वो राज्य को, जैसे भारत राज्य है, अमेरिका राज्य है, राज्य को एकात्मक अभिनेता के रूप में देखता है। मतलब ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र राज्य को ही मानता है, बस केवल राष्ट्र राज्य को मानता है। वहीं जो उदारवाद है, उदारवाद राज्य के कार्यों में बहुलता के लिए अनुमति देता है। इस प्रकार
प्राथमिकताएं अलग अलग राज्यों में उनकी संस्कृति, आर्थिक प्रणाली या सरकार के प्रकार के रूप में अलग अलग कारकों पर निर्भर करेगी। मतलब यहाँ मूल बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि एकात्मक अभिनेता के रूप में देखता है कौन, यथार्थवाद। तो जबकि उदारवादी इसी के साथ में ये कहेगा, क्या कहेगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जब हम अध्ययन करेंगे तो राष्ट्र राज्य ही अभिनेता नहीं होता है, बल्कि अन्य संगठन, अन्य गुट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गुट भी किसी न किसी रूप में, वास्तविक रूप में जो है ये अभिनेता के रूप में कार्य करते हैं। मतलब राष्ट्र राज्य के बीच में जो विदेश नीति तय की जाती है वो विदेश नीति कुछ हद तक अन्य जैसे सार्क, आसियान जैसे संगठन हैं उनसे भी प्रभावित होती है। तो बेटा फिर से दोहराऊं, यथार्थवाद राज्य को एकात्मक अभिनेता के रूप में देखता है, वहीं उदारवाद राज्य के कार्यों में बहुलता के लिए अनुमति देता है। मतलब यहाँ ये जो उदारवाद है वो राज्य के कार्यों में बहुलता के लिए अनुमति देता है, जबकि एकात्मकता के लिए अनुमति देता है। इस प्रकार प्राथमिकताएं क्या होंगी, अलग अलग राज्यों में उनकी संस्कृति, आर्थिक प्रणाली या सरकार के प्रकार के रूप में अलग अलग कारकों पर निर्भर करेंगी। मतलब वहाँ की संस्कृति क्या है, आर्थिक प्रणाली क्या है, सरकार का प्रकार क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ध्यान दें। नेक्स्ट, उदारवादी और नव उदारवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी सिद्धांतों से अलग विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। नोट कीजिएगा ये बात, हालांकि मैं ये तीनों उपागम है अलग अलग समझाऊंगा, लेकिन यहाँ नोट करनी है, उदारवादी और नव उदारवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी सिद्धांतों से अलग विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो उदारवादी और नव उदारवादी ये दोनों ही यथार्थवादी सिद्धांतों से अपना अलग विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। पहले तो ये बात नोट करनी, क्या क्या अलग करते हैं, तीनों बातें मैं आपको समझा रहा हूं। आज हम केवल उदारवादी उपागम की चर्चा कर रहे हैं। तो उदारवादियों के अनुसार मानव विवेक के अनुसार कार्य करता है, अतः उदारवादी यथार्थवाद के इस तर्क का खंडन करते हैं कि युद्ध विश्व राजनीति की एक अनिवार्य स्थिति है। जरा गौर कीजिएगा, क्या कह रहे हैं ये, उदारवादियों के अनुसार मानव विवेक के अनुसार कार्य करता है। मतलब उदारवादियों का कहना है कि मानव विवेक से कार्य करता है, बुद्धि से कार्य करता है, इसलिए व्यक्ति स्वतंत्र रहने योग्य है, वो अपने हित में निर्णय ले सकता है क्योंकि उसमें विवेक है। इसलिए उदारवादी विशेषकर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। भाई उदारवादी विचारधारा का जो केंद्र बिंदु होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, समाजवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु समानता होता है। निश्चित बात है, राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या क्या, यही तो है कि स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या यही है, ये पॉइंट नोट करने का एक राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या ये है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। जरा गौर कीजिएगा, उदारवादी के अनुसार मानव विवेक के अनुसार कार्य करता है, मनुष्य विवेक से, बुद्धि से काम करता है। अतः उदारवादी यथार्थवाद के इस तरह का खंडन करते हैं। मतलब यथार्थवाद की इस तरह का खंडन करते हैं उदारवादी, क्योंकि उदारवादी कहते हैं कि मनुष्य विवेक से, बुद्धि से काम करता है, कि युद्ध विश्व राजनीति की एक अनिवार्य स्थिति है। मतलब यथार्थवादी कहते हैं कि युद्ध तो विश्व राजनीति की एक अनिवार्य स्थिति है, युद्ध होंगे होंगे होंगे, इनको रोका नहीं जा सकता। जबकि आदर्शवाद की जो मान्यताएं हैं उसके ऊपर उदारवादी उपागम टिका हुआ है, और उदारवादी उपागम यहाँ स्पष्ट रूप में कह रहा है कि मानव में विवेक है, और विवेक है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए यह विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है, हिंसा के स्थान पर अहिंसा की स्थापना कर सकता है, शोषण को रोक सकते हैं, अत्याचार को रोक सकते हैं, तानाशाही की प्रवृत्तियों को रोका जा सकता है, ये उदारवादी उपागम कहता है। जबकि यथार्थवादी ये तर्क दे रहे हैं कि भाई युद्ध विश्व राजनीति का एक अनिवार्य स्थिति है, युद्ध होंगे, इनको रोका नहीं जा सकता। ये बात सत्य है वैसे कि युद्धों को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम ऐसा प्रयास तो किया जा सकता है कि विश्व में शांति स्थापित हो सके। नेक्स्ट, राज्य के साथ बहुराष्ट्रीय निगमों, आतंकवादी समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी विश्व राजनीति के कुछ क्षेत्रों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। मतलब यहाँ जो ये जैसे यहाँ हमने पीछे नोट किया है कि जो यथार्थवाद है वो एकात्मक अभिनेता के रूप में ही राष्ट्र राज्यों को देखता है, जबकि वास्तविक रूप में जो उदारवादी कह रहे हैं कि राज्य के साथ बहुराष्ट्रीय निगमों, आतंकवादी समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी विश्व राजनीति कुछ क्षेत्रों में केंद्रीय भूमिका निभाता पाते हैं। कौन? उदारवादी कह रहे हैं ये बात। उदारवादी कह रहे हैं कि भाई वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता ये सत्य है राष्ट्र राज्य है, लेकिन राष्ट्र राज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों, आतंकवादी समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी योगदान होता है। ये बात कौन स्वीकार कर रहा है? उदारवादी उपागम स्वीकार कर रहा है, जबकि यथार्थवादी उपागम इस बात को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट, उदारवादी सहयोग की संभावनाओं पर बल देते हैं। मतलब जो ये उदारवादी है, भाई यथार्थवादी तो ये कहते हैं कि युद्ध विश्व राजनीति की एक अनिवार्य स्थिति है, ये सहयोग के ऊपर बल नहीं दे रहे, जबकि उदारवादी
जो उपागम है ये सहयोग की संभावनाओं पर बल देते हैं। इनका कहना है कि भी राष्ट्र राज्यों के बीच में सहयोग जरूरी और सहयोग होता भी है, ये बात भी सत्य है। तो उनके अनुसार राज्यों के मध्य आपसी सहयोग का मार्ग खोजा जाना चाहिए। मतलब उदारवादी जो विद्वान है इनका कहना है कि राष्ट्र राज्यों के बीच में आपसी सहयोग का मार्ग खोजा जाना चाहिए। जैसे भारत और अमेरिका में किसी बात को लेकर के मतभेद होता है, या भारत और पाकिस्तान में किसी बात को लेकर मतभेद होता है, या भारत और चीन में किसी बात को लेकर के मतभेद होता है। जैसे भारत और पाकिस्तान में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, भारत और चीन में भी सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, भारत अन्य राष्ट्र राज्यों से भी किसी न किसी रूप में उलझा रहता है। वैसे भारत की विदेश नीति शांति की विदेश नीति, हम किसी से भी जो है युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम तो इस नीति पर चलते हैं। हमारी जो विदेश नीति है इसका आधार ये है कि आप जियो और जीने दो, कि भाई शांति से आप भी जियो और हमें भी जीने दो। जबकि चीन की विदेश नीति को आक्रामक विदेश नीति कहा जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि ना तो जिएंगे और ना जीने देंगे। भारत का कहना है कि जिएंगे वो, मतलब हम भी शांति से जिएंगे और आप भी शांति से जिएगा। ये विदेश नीति का आधार होना भी चाहिए। तो डेफिनेटली यदि यहाँ देखा जाए तो राज्यों के मध्य आपसी सहयोग का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात? उदारवादी उपागम, की भाई निश्चित रूप में इनमें सहयोग किया जा सकता है और सहयोग होना भी चाहिए, जबकि यथार्थवादी उपागम इस बात को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी उपागम का उद्गम, बेटा नोट करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी उपागम का उद्गम उत्पत्ति 17वीं शताब्दी की उदारवादी राजनीतिक विचारधारा में पाया जाता है। जरा गौर कीजिएगा, 17वीं शताब्दी में जो राजनीतिक विचारधारा थी, कौन सी? उदारवादी राजनीतिक विचारधारा। इस उदारवादी राजनीतिक विचारधारा में वास्तविक रूप में जो है इसका उद्गम है, किसका? उदारवादी उपागम का। फिर से बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, बेटा मैं थोड़ा शॉर्ट में नोट किया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी उपागम का उद्गम 17वीं शताब्दी की उदारवादी राजनीतिक विचारधारा में पाया जाता है। और उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का जो अग्रदूत है, इसका जो जनक है कौन है? जॉन लॉक है ना, जो कि समझौतावादी विचारक है। हम जब सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो इसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत देने वाले 3 विचारक मुख्य हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो जॉन लॉक वास्तविक रूप में उदारवाद के जनक माने जाते हैं। ये वही जॉन लॉक हैं जिन्होंने व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की और ये कहा है कि प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अर्थात तीनों अधिकार ऐसे जिनको कि सरकार भी छीन नहीं सकती है। किसका अधिकार? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। बेटा नोट कीजिएगा, वास्तविक रूप में 4 मार्च 1789 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका पहला लिखित संविधान लागू हुआ था। आधुनिक लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो कि 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू हुआ। इसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस संविधान में भी इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और इसके साथ में उसके बाद में दुनिया में जितने भी संविधान बने हैं उन सभी में इन तीनों ही प्राकृतिक अधिकारों का किसी न किसी रूप में उल्लेख किया गया है। इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। यस। नेक्स्ट, उदारवादी परंपरा सामान्यतः मानव प्रकृति को सकारात्मक दृष्टि से देखती है। मतलब जो उदारवादी परंपरा है जिसमें जॉन लॉक का विशेष नाम लिया जाता है, सामान्यतः मानव प्रकृति को सकारात्मक दृष्टि से देखती है। अब जैसे जॉन लॉक की बात आती है, जॉन लॉक का कहना है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव वास्तविक रूप में वो परोपकारी है, मानव स्वभाव से बड़ा अच्छा है। भाई जैसे हॉब्स तो कहते हैं मानव स्वभाव से स्वार्थी है? जॉन लॉक कहते हैं कि मानव विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, ये विवेक से निर्णय लेता है। और इसके बाद में रूसो आते हैं, रूसो कह देते हैं कि मानव एक आदर्श बर्बर है, मतलब ये एक अबोध बच्चे की तरह है, अबोध बच्चे की तरह है। ये स्वतंत्र रूप में, स्वच्छंद रूप में वनों में विचरण करता है, इसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, ये आपस में झगड़ा करना नहीं जानता, ये शांति से रहता है क्योंकि इसे संपत्ति का ज्ञान ही नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों अलग अलग रूप में मानव की प्रकृति को बता रहे। तो जॉन लॉक तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए उदारवादी परंपरा सामान्यतः मानव प्रकृति को सकारात्मक दृष्टि से देखती है। इसका कहना है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और जब विवेकशील प्राणी तो बुद्धि से अच्छा निर्णय ले सकता है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और इसी को आधार बनाया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत उदारवादी उपागम ने। नेक्स्ट, अंग्रेज विद्वान जॉन लॉक, नाम आ गया ना यहाँ पर, अंग्रेज विद्वान जॉन लॉक को 17वीं शताब्दी का प्रथम उदारवादी चिंतक माना जाता है। नोट कीजिएगा, 17वीं शताब्दी का प्रथम उदारवादी चिंतक किसको माना जाता है? जॉन लॉक को। ये जॉन लॉक वही है जो उदारवाद के जनक भी कहलाते हैं, जिनका विश्वास था कि आधुनिक नागरिक समाज तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही मानव की प्रगति संभव थी। मतलब जॉन लॉक का कहना है
क्या कि आधुनिक नागरिक समाज तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही मानव की प्रगति संभव थी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। स्वतंत्र इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो लोग स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि मानव में विवेक है, बुद्धि है, उदारवादी विचारधारा ये बात मानकर चलती है। क्या मानकर चलती है कि मनुष्य में विवेक है, और विवेक है तो व्यक्ति अपने हित में निर्णय ले सकता है, और व्यक्ति अपने हित में निर्णय ले सकता है तो इसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसे स्वतंत्रता प्राप्त कराई जानी चाहिए। इसलिए उदारवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये नोट कीजिएगा, उदारवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता है, समाजवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु व्यक्ति की समानता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यह नोट किया, 20वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश उदारवादी विद्वान अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विद्वान नहीं थे। नोट करें यहाँ, 20वीं शताब्दी के मध्य तक, 20वीं शताब्दी के मध्य तक मतलब 1950 तक, 20वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश उदारवादी विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वान नहीं थे। 9 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वान नहीं थे, वो केवल राजनीति विज्ञान के बारे में लिख रहे थे। वे राजनीतिक दार्शनिक, राजनीतिक अर्थशास्त्री, फिर से बोल रहा हूँ, वे राजनीतिक दार्शनिक, राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखने वाले सामान्य व्यक्ति थे। ये बात आपको नोट करनी है। और इसके बाद में अंत में मैंने नोट किया यहाँ क्या कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के मुख्यतः 3 उपागम है। इन तीनों उपागमों को हम क्रम से ले रहे हैं। पहले नंबर पर उदारवादी उपागम, दूसरे पर नव उदारवादी उपागम, और तीसरे पर है मार्क्सवादी उपागम। नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत हम 7 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ भरसक प्रयास ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष मैं इस रूप में समझाऊं कि उसमें कोई बात शेष ना रहे। और चाहे कोई विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, अगर वह एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी ले रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मैं इस रूप में समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। तो बेटा, आज हमने जो बताया है वो उदारवादी उपागम की सामान्य जो जानकारी है वो दी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो उदारवादी उपागम के संदर्भ में होगा, जिसका नाम होगा उदारवादी उपागम की मुख्य मान्यताएं, लेक्चर नंबर 26 पार्ट नंबर 1। मतलब उदारवादी उपागम को हम 2 लेक्चरों के माध्यम से समझाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदारवादी उपागम अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, ओके, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।